बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो गो एंड चेक दैट आउट। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन एक्चुअल में होता क्या है? कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन सेल्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब। किसमें होगा कि डीएनए का डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, ठीक है। यानी अगर दो सेल्स हैं उनके दरमियान जो डीएनए है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर एक ट्यूब के जरिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ एक ट्यूब बनेगी और जो डीएनए है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। दैट इज बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, ठीक है। आगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। इसमें है द प्रोसेस वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टॉटम इन 1946 इन एसर्शिया कोलाई। कि जो सबसे पहले ये जो प्रोसेस था सबसे पहले किन दोनों ने किया था? जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टॉटम भाई साहब ने किया था। 1946 में किया गया था। और किस पर किया गया था? एसर्शिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, उस पर किया था, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टॉटम ने दिया था 1946 में दिया था, और एसर्शिया कोलाई के ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब है दे ऑब्जर्व दैट नॉर्मली ई कोलाई कैन सिंथेसाइज ऑल द अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय इट इफ गिवन अ सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड मिनरल सॉल्ट्स। कि अगर जो एसर्शिया कोलाई है उसको ग्लूकोज और मिनरल सॉल्ट्स की जो है सप्लाई दी जाए, ग्लूकोज और मिनरल सॉल्ट्स उसके कल्चर के अंदर दिया जाए, तो एसर्शिया कोलाई को किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट भाई साहब है। इन लोगों इसने क्या करना है, इसने अपना सारे अमीनो एसिड्स खुद ही बना लेने हैं, बस इसको ग्लूकोज और मिनरल सॉल्ट्स दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे एडवर्ड लेडरबर्ग और टॉटम भाई साहब को चैन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा उन्होंने इस बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन क्रिएट की रेडिएशंस के एक्सपोजर से, यानी उसको रेज दी, और क्या हुआ कि उसके अंदर एक एबनॉर्मेलिटी आ गई कि जहां वो सारे अमीनो एसिड्स खुद बना सकता था वहां उसने अब सारे अमीनो एसिड्स खुद नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रेडिएशन का एक्सपोजर दिया गया। क्या हुआ? उसके रिजल्ट में हमारे पास दो म्यूटेंट्स आए, यानी दो डिफरेंट टाइप्स आई बैक्टीरिया की। एक बैक्टीरिया जो था वो बायोटिन और मिथ्योनिन नहीं बना सकता था, और दूसरा बैक्टीरिया थ्रेनिन और ल्यूसीन नहीं बना सकता था। यानी टेक्निकली हमारे पास चार ऐसे अमीनो एसिड्स आ गए जो कि नहीं फॉर्म हो सकते थे आइदर ऑफ द टू बैक्टीरिया, ठीक है। तो कहाँ बैक्टीरिया जो था वो चारों सब सारे के सारे अमीनो एसिड्स खुद बना सकता था, लेकिन जब हमने रेडिएशन का एक्सपोजर दिया था उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया जो है वो बायोटिन और मिथ्योनिन नहीं बना सकता था, और जो दूसरा बैक्टीरिया है वो थ्यूरिनिन और ल्यूसीन नहीं बना सकता, ठीक है। तो हुआ क्या? Both the mutants were mixed and cultured on a medium lacking all the four factors. और फिर उन्होंने एक और ज्यादती ये की कि इन दोनों म्यूटेंट्स को, जो कि ये चार फैक्टर्स नहीं बना सकते थे, एक ऐसे कल्चर में ग्रो कराया जिसमें ये चार फैक्टर्स थे भी नहीं, ठीक है। तो अब वो ये चारों अमीनो एसिड्स कहाँ से पूरे करेंगे? हुआ क्या कि हमने तो यही सोचा कि कोई भी जो सेल है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास सारे के सारे म्यूटेंट अमीनो एसिड्स नहीं हैं, लेकिन काफी डिफरेंट 100 टाइप्स ऑफ कॉलोनीज डेवलप हो गई। ऐसा कैसे हुआ कि और वो जो कॉलोनी थी उनके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड्स मौजूद थे, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि ना तो हमने उनके अंदर ये अमीनो एसिड्स रहने दिए, ना हमने उनको ऐसा कल्चर दिया कि जिसमें अमीनो एसिड्स वो मौजूद हों। फिर कैसे उन लोगों ने, उन दोनों बैक्टीरिया ने अपने अंदर ये अमीनो एसिड्स डेवलप कर लिए? हाउ इज दैट पॉसिबल? फिर यहाँ पर पता लगा दिस सजेस्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के दोनों बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है, जिसके रिजल्ट में जो दो अमीनो एसिड वो नहीं बना सकता था वो दूसरे ने उसकी हेल्प की, और जो दो अमीनो एसिड दूसरा नहीं बना सकता था वो पहले ने उसकी हेल्प कर दी। तो द ट्रांसफॉर्मेशन वाज रूल्ड आउट एज नो केमिकल वाज आइसोलेटेड। लेटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड दैट डायरेक्ट सेल कॉन्टैक्ट और कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस इन एसर्शिया कोलाई। उस वक्त तो हमें इस एक्सपेरिमेंट की समझ नहीं आई थी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इजाद हुई तो उसके रिजल्ट में देखा गया कि कॉन्जुगेशन या कॉन्टैक्ट या कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एसर्शिया कोलाई के अंदर
अंदर इन 4 फैक्टर्स की जो है छेड़छाड़ हुई है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई है। ठीक है, ये देखें जैसे यहाँ पर ये 2 सेल्स थे, इन 2 सेल्स के अंदर क्या हुआ, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इन लोगों ने अपना डीएनए जो है वो ट्रांसफर किया और इसके अलावा जो है वो डीएनए की कॉपियां भी बना ली। ठीक है, ये देखो ना कि ये मैं आपको इस डायग्राम को इस पैराग्राफ के बाद एक्सप्लेन करूंगी, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो उसने कहा है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया केम आउट थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स बाय फ्रांसिस जैकब एंड एल वुलमैन। फिर इन 2 भाई साहब को भी चैन नहीं था, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने क्या किया दैट डिफरेंट मीटिंग टाइप्स एग्जिस्ट इन असर्शिया कोलाई, कि असर्शिया कोलाई में डिफरेंट मीटिंग टाइप्स हो सकती हैं। बैकग्राउंड प्लीज इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा शोर आ रहा है। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया कंटेन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लास्मिड। एक्चुअली होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक नॉर्मल डीएनए तो होगा, लेकिन उसके अलावा एक सर्कुलर पीस जरूर होगा डीएनए का, जिसको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, उसको प्लास्मिड कहते हैं। और इसने यहाँ पर उन सेल्स को नाम दिया एफ फैक्टर का या फर्टिलिटी फैक्टर का। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा उसे एफ फैक्टर कहेंगे और उस सेल को F+ कहेंगे, यानी मेल कहेंगे। और ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए नहीं होगा वो F- होगा और उसको फीमेल कहेंगे। ठीक है, तो यानी जो F+ है जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस है, ये देखो ये, इसको मेल कहा गया। और जो जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस नहीं था उसको फीमेल कहा गया। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, इतनी बात समझ आ गई, अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। The cells without F factor were called female और F- and they are recipient cells। ठीक है, तो जो मेल सेल्स थे उन्हें डोनर सेल्स कहा गया और जो फीमेल सेल्स थे उन्हें रेसिपिएंट सेल्स कहा गया, क्योंकि जिसके पास वो F फैक्टर होगा, वो प्लास्मिड होगा, वही तो डोनेट कर पाएगा दूसरे को। ठीक है, तो जो मेल है वो डोनेट करता है फीमेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, अब आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, ओके। सो उसने कहा कि जो बैक्टीरिया होता है उसके इर्द गिर्द ना वो पिल्लाई होती हैं। ये जो पिल्लाई, छोटे छोटे जो हेयर लाइक ग्रोथ होती है उसको पिल्लाई कहते हैं। इस पिल्लाई के थ्रू एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है 2 बैक्टीरिया के अंदर। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस है यानी प्लास्मिड है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी ऐसे, और इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें ये क्या करेगा, अपनी जो एक आउटर मेम्ब्रेन है उसको कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, यानी अपनी जो एक हिस्सा है डीएनए का उसको कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू दूसरे में ट्रांसफर कर देगा। और फिर क्या होगा कि दोनों अब यहाँ पे सिंगल लेयर्ड हो गए, सिंगल मेम्ब्रेन हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए, और फिर दोनों क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करके अपने आप को डबल कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेटिंग प्रोसेस। कॉन्जुगेशन इस तरह पॉसिबल है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होगा और डायरेक्ट होगा और कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से होगा। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है डीएनए का उसको F+ कहते हैं, उसको मेल कहते हैं, और उसके अलावा उसको डोनर सेल भी कहते हैं। और ऐसा सेल जिसके अंदर प्लास्मिड नहीं होता उसको F- यानी फीमेल कहते हैं, और इसको रेसिपिएंट सेल कहते हैं। जो प्लास्मिड है वो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, और क्या होगा यहाँ पर फिर कॉन्जुगेशन होगी थ्रू विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो आपने एक चीज अच्छे से याद कर लेनी है कि जो कॉन्जुगेशन ट्यूब की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जेनेटिक मटेरियल का 2 सेल्स के दरमियान, उस प्रोसेस को हम बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो दैट इज इट फॉर माय टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।